हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक्स, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और जब क्लासिफिकेशन देख लेंगे तब हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और फिर लास्ट में टेक्सोनॉमिकल एड्स। वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस में नए हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए कुछ सीखते हैं और कुछ नया समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स। आखिर सिस्टमैटिक्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको डिस्कवर किया जा चुका है और अभी भी उनको खोजा जाना बाकी है। तो वैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के बेसिस पे, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हम उनको किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखना चाहेंगे तो कैसे रखेंगे। तो हर एक ग्रुपिंग्स का उसको किस ग्रुप में रखेंगे उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कौन करता है? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है वो आया है ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये अरेंजमेंट कहाँ पे होता है? वो होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब बात है कि सिस्टमैटिक्स से क्या क्या फ़ायदा है, आखिर क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर सिस्टमैटिक्स का हम बात करते हैं तो ये स्टडी है, ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म कितना डाइवर्स है, यानी उसके डाइवर्सिटी के बारे में बताता है। उसका कॉम्पेरेटिव रिलेशनशिप बताता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो कितना कंपेयर करने लायक है। यानी कंपेयर किस बेसिस पे? कोई मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर नहीं करना है, उसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो ये भी बताएगा कि उसका इवोल्यूशन कब कब हुआ, ठीक है, उसका रेट क्या है, वो कितना वेरिएशन शो किया है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग सिस्टमैटिक्स के अंदर देखते हैं और वो बताता है। अब जब सिस्टमैटिक्स का बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म हमें मिला, ठीक है, हमने एक ऑर्गेनिज्म क्या किया? डिस्कवर किया। अब जब डिस्कवर किया तो मुझे पता नहीं है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। हाँ, ये पता है कि एरिया, किस एरिया से हमें वो ऑर्गेनिज्म मिला। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम लोग देख के बता सकते हैं कि उसका बाहरी संरचना कैसा है, यानी हम लोग आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं कि कैसा वो दिखता है, ठीक है। अब जब हम लोग ये पहचान लिए कि उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है, कैसा वो दिखता है, तो उस बेसिस पे हम उसका क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई एक नाम हम उसको जरूर देंगे कि उस नाम से, उस स्पेसिफिक नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, ठीक है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन का हम बात करते हैं तो ये क्या है कि एक प्रैक्टिकल साइड है, टेक्सोनॉमी का एक प्रैक्टिकल साइड है। मतलब जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर उसको करने के लिए सबसे पहला कदम अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो क्या बढ़ाएंगे? आइडेंटिफिकेशन का। दूसरा, ये एक मेथड है, आइडेंटिफिकेशन एक मेथड है जो डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है किस टैक्सॉन में वो बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म मिला, वो किस टैक्सॉन, किस क्लासिफिकेशन ग्रुप के अंदर जाएगा, वो बताने का एक ईजली माध्यम क्या है? हमारा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स का दूसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। आखिर नोमेनक्लेचर इतना जरूरी क्यों है, आइए देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं सिस्टमैटिक्स का दूसरा पॉइंट, वो है नोमेनक्लेचर।
इस नाम से ही पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम दे रहे हैं, ठीक है। यानी नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोमेनक्लेचर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझें तो बायोलॉजिस्ट्स ने क्या किया कि अगर नाम देना है तो 2 वर्ड का देना है, यानी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। कहीं पे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी दिखता है, लेकिन यूनिवर्सली जहाँ ज़्यादातर जो हम लोग कह सकते हैं कि यूज हो रहा है वो क्या है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। आखिर नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोकल नेम्स थे, काफ़ी थे, लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट्स का अगर लोकल नेम है, ठीक है, तो एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एरिया चेंज होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम भी चेंज कर जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि एक ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेमिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए, कम से कम जो रिसर्च में यूज़ हो, जो किताबों में यूज़ हो, जो हमारे बायोलॉजी के बुक्स में यूज़ हो। चूँकि अगर लोकल नेम्स का यूज़ करेंगे तो अलग अलग, चूँकि भारत में बहुत सारे भाषाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का यूज़ किया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ड्रम स्टिक का, जो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल है, ठीक है, जिसको हम लोग सोहजन कहते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में यानी रांची में हम लोग कहते हैं इसको सुट्टी, ठीक है। बट अगर यूनिवर्सली कहें ऐसे लोकली तो उसको सोहजन बोलते हैं। लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हमारे जो प्रांत है, अलग अलग हमारे जो राज्य है, उसमें उसका नाम अलग है। कुछ देश के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ भी उसका नाम अलग है। जैसे आप देख सकते हैं कि ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक का पहला कॉमन नेम तमिल भाषा में जो इसका कॉमन नेम है उसको बोलते हैं मुरुंगई, ठीक है। मलयालम में कहते हैं मुरिंगा, संस्कृत में कहते हैं सोहजना, गुजरात में कहते हैं सुरैगेवो, पंजाब में हम लोग कहते हैं सैंजन, और पोर्तुगीज़ में हम लोग कहते हैं मोरिंगा, ठीक है। अब यहीं पे एक ऑर्गेनिज्म है, उसका इतने सारे नाम है, कन्फ्यूज़न तो होगा। तब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, अब कहा कि अगर बाइनोमियल सिस्टम से अगर हम लोग चलना चाहें तो यहाँ पे एक नाम हम लोग बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं, उसको बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं या फिर साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल हम नेम कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। तो अगर साइंटिफिक नेम का बात करते हैं तो फिर ड्रम स्टिक का साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, दैट इज मोरिंगा ओलाइफेरा। ये मोरिंगा ओलाइफेरा जो है वो हर एक रिसर्च पेपर में, हर एक बायोलॉजी की बुक्स में, यानी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम है। अगर ये नाम यूज़ हो रहा है तो हमें ईजिली समझ में आ जाता है कि हम ड्रम स्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात है कि इसको कौन सी संस्था ने अप्रूव किया, दैट इज ICBN। ICBN का फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये ICBN था, अब इसका नाम चेंज हो गया है ICN में, जुलाई 2011 से नाम चेंज हुआ है। अब इसका नाम हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। एनिमल्स के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम देने की जिम्मेदारी ICZN के पास है, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने में कन्फ्यूज़न होगा तो फिर बहुत दिक्कत होती है उसके बारे में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने में, एक रिसर्च क्रिएट करने में कि वो किस हैबिटाट में रहता है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सभी चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत हेल्प करता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं।
क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें नोमेनक्लेचर के बारे में एक और बात को समझना होगा कि जो हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसको लिखने का एक अपना तरीका होता है। वो क्या तरीका है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, मैंगो। ठीक है, मैंगो का एग्जांपल अगर लें तो उसका बायोलॉजिकल नेम होता है मांगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मांगीफेरा इंडिका। चूंकि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है, इसको इटैलिक्स में लिखते हैं यानी इटैलिसाइज्ड ये होता है। अगर आप कोई प्रिंट करते हैं, किसी वर्ड फाइल से कोई फाइल बनाते हैं, तो इस बायोलॉजिकल नेम को हम लोग को क्या करना होगा, इटैलिक्स में लिखना होगा। लेकिन जब हम लोग हैंड रिटेन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तब इस बायोलॉजिकल नेम को क्या करना होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। पहला जो बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट पार्ट होता है, ये क्या बताता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस बताएगा। सेकेंड पार्ट जो होगा वो क्या बताएगा, वो स्पेसीज बताएगा। स्पेसीज को आप और क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जीनस है, जीनस को मांगीफेरा लिखे हैं मैंगो के लिए, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल होगा। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। और स्पेसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो मान लेते हैं कि ये मांगीफेरा को मांगीफेरा हमने कहीं लिख दिया, या फिर और भी कोई बायोलॉजिकल नेम, इंडिका को हमने कैपिटल से इंडिका लिख दिया, ये गलत है। अंडरलाइन भी करना जरूरी है और इसके हर एक रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बायोलॉजिकल नेम है, अगर हैंड रिटेन है तो अंडरलाइन करेंगे। जीनस नेम है, जीनस नेम में फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और स्पेसीज नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब जब क्लासिफिकेशन का बात आया, आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, नेमिंग कर लिया, तो अब क्या करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में अब हमको रखना है। तो उस ग्रुप में रखने का एक जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में रख रहे हैं। किस बेसिस पे, उसके कन्वीनियंट कैटेगरीज के बेसिस पे। ठीक है, और ये कन्वीनियंट कैटेगरी हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, जो उसका इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होता है, यानी जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके बेसिस पे हम लोग उसका कैटेगरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, और यही जो एक फेनोमेनन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि कन्वीनियंट कैटेगरीज क्या क्या होंगी, तो बेसिकली ये कन्वीनियंट कैटेगरी का मतलब होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, अगर इस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई करते हैं तो जो ऑलवेज हम लोग यूज़ करते हैं वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसीज क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, और हायर यूनिट हमारा क्या है, किंगडम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम के तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या एक बनाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाता है। और ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है टॉप से बॉटम बन रहा है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का बात करें, सिमिलर कैरेक्टर्स का बात करें, तो बॉटम में हमारा जो कैरेक्टर होगा, सिमिलर कैरेक्टर होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब टॉप का बात करें तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स का बात करें फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज लेस। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि अगर ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है तो हम लोग जैसे देखिए इसको कि स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, कोई भी एक ले लेते हैं समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, फैमिली लिया।
तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग टैक्सॉन भी कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रैंक भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन का एक पार्ट, क्लासिफिकेशन तो टोटल है किंगडम से स्पेसीज तक, लेकिन हर एक जो इसका कैटेगरी है, हर एक जो कैटेगरी है वो क्या है, हर एक यूनिट है, उस क्लासिफिकेशन का हर यूनिट है, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं पैंथेरा लियो, लायन के लिए, ठीक है। और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फेलिडी। दूसरा एग्जाम्पल लिए फेलिस कैटस, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, फेलिडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोमेनक्लेचर का पार्ट था कि हमको नोमेनक्लेचर कैसे करना है, नेमिंग कैसे लिखना है, उसके सैंक्टिटी को हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। पैंथेरा जीनस नेम कैपिटल P अंडरलाइंड, लियो स्पीसीज नेम और उसका पहला आप लेटर देखेंगे स्मॉल, लायन, ठीक है। पार्डस लेपर्ड है, टिग्रिस टाइगर है। देखिए यहाँ पार्डस में लग सकता है कि ये हमारा P क्या है, कैपिटल है, जो गलत अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल बना देते हैं। तो ये जरूरी होता है, ये ध्यान रखने वाली बहुत बड़ी बात है। फेलिस कैटस है, हाउस कैट है। यहाँ पे ये बताने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने क्या कहा अभी, इस चीज़ को हम यहाँ से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स का बात करते हैं, बॉटम में क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक जीनस है हमारा पैंथेरा, उसके अंदर लायन और लेपर्ड और टाइगर, इन सभी के बीच में कैरेक्टर्स क्या है, बहुत ज़्यादा सेम है। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का फैमिली सेम, फेलिडी फेलिडी, लेकिन जीनस अलग हो गया, कैरेक्टर क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, चूंकि ये एक है, मान लेते हैं फेलिडी, तो फेलिडी का 2 जीनस हो गया, 2 कैरेक्टर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या हुआ, इंक्रीज किया, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे कैरेक्टर्स और क्या हुआ, इंक्रीज किया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, लियो पार्डस टिग्रिस का एक जीनस हो गया, कम हुआ। अब पैंथेरा फिलिस का एक फैमिली, फेलिडी हो गया, कार्निवोरा हो गया, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो बेसिकली बस सीधा सा चीज़ ये है इसमें समझने का कि कैरेक्टर्स की बेसिस पे अगर देखें तो बॉटम में कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, टॉप में कैरेक्टर बहुत कम होगा, यानी सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत कम होगा। और ये जो एक अरेंजमेंट है, ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि फाइलम को हम ऊपर लिख दिए, किंगडम को नीचे लिख दिए, कोई इंटरचेंज यहाँ पे नहीं होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा कि ये सिमिलर ऑर्डर में ही रहेगा, ठीक है। यानी ये जो टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक है, वो फिक्स्ड है हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखें सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स में फर्स्ट जो पॉइंट था वो हम लोग देखें आइडेंटिफिकेशन, दूसरा देखें नोमेनक्लेचर, तीसरा देखें क्लासिफिकेशन। आखिर इस तीनों प्रोसेस का ज़रूरत क्या था वो भी हम लोग समझे, ठीक है। और समझने के साथ अब हम लोग ये देख सकते हैं कि कन्फ्यूज़न दूर करना है तो नेमिंग करना होगा। अगर नेमिंग कर दिए तो अब उस ऑर्गेनिज्म को, जो भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके सिमिलर कैरेक्टर्स, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मानते हैं, एक और टॉपिक आता है, मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले के ईयर्स में थे, हमारे साथ थे, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म का नंबर घटता चला गया और आज वो ऑर्गेनिज्म चाहे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए टू आवर फ्यूचर जनरेशन कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। क्या क्या वो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है।
मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि उसका नंबर बहुत घट गया, तो अब उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? तो ये एक तरीका है जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर टैक्सोनॉमिकल एड्स का हम लोग बात करें तो ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ सैंपल है या फिर कोई एक प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सैंपल का कलेक्शन है या फिर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म का ये कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन जो है, ये जो कलेक्शन है ये हेल्पफुल है हमारे किस काम के लिए? रिसर्च पर्पसेस के लिए ये काम आता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए हमारा काम आता है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बिल्ड हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि हर्बेरियम का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स को खासकर ड्राइड कंडीशन में, प्रेस्ड कंडीशन में और प्रिजर्व्ड कंडीशन में रखा जाता है। प्रिजर्व्ड कंडीशन में रखा जाता है। एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें उसके टोटल डिटेल्स के साथ उसको वहाँ पर क्या होता है, रखा जाता है। बोटेनिकल पार्क्स में क्या है कि हमारे प्लांट्स को रखा जाता है जो लिविंग इन्वायरमेंट कंडीशन और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट कंडीशंस में वहाँ पे रहते हैं। म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम स्पेसिमेन, तो इसमें म्यूजियम स्पेसिमेन में क्या होता है कि एक जार है, उस जार में एक केमिकल जिसको फॉर्मेलिन बोलते हैं, फॉर्मेलिन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, आइदर वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। बेसिकली एनिमल्स ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे शो करते हैं उस बॉटल के अंदर। ठीक है, तो म्यूजियम स्पेसिमेन ये बेसिकली कहाँ होते हैं? कॉलेजेस और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में खास करके जो भी पीजी डिपार्टमेंट्स होता है, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी कह सकते हैं आप, जूलॉजी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये म्यूजियम स्पेसिमेन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पाया जाता है। अब अगर बात करें कि जूलॉजिकल पार्क्स, सिंपल सा चीज़ है, जूलॉजिकल है तो एनिमल्स ही होंगे, तो एनिमल्स को इसमें रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट कंडीशंस में। और यानी उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट कंडीशंस को कौन? ह्यूमन ही देखता है। ठीक है, यानी एक सीधा सा चीज़ है जो हमारा कह सकते हैं जूज है, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स को मेंटेन करते हैं एक उसी के प्रिजर्व्ड इन्वायरमेंट कंडीशन में, जहाँ पे कोई भी आउटसाइडर ह्यूमन का इंटरवेंशन क्या होता है, मना होता है। वो लोग वहाँ पे कुछ एक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक करेक्ट आता है पॉइंट्स दैट इज की अंडर टेक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करके एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं। बेसिकली ये हमको क्या देता है, ये एक लीड देता है कि हम कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, हमारा जो उसके बाद आता है दैट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा क्या बोलता है कि एरिया स्पेसिफिक प्लांट्स को ये हमको बताता है कि कौन से एरिया में कौन सा प्लांट्स ज़्यादा है और वहाँ पे वो इन्वायरमेंटली कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, तो ये टोटल पॉइंट्स जो हम लोगों ने देखा टैक्सोनॉमिकल एड्स का, कि हर्बेरियम, बोटैनिकल पार्क, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स और की और फ्लोरा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट ए में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस पार्ट बी में जो एक आखिरी पार्ट है चैप्टर 1 का, इसमें हम लोगों ने देखा सिस्टमैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल पे द बायोलॉजी द जिप साइंस पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय।